पत्रकारों के पूर्वांचल बिहार फ्रंट बनाने की क्यों नौबत आई? पूर्वांचल बिहार फ्रंट का जो एक गठन हुआ है, इसका स्पष्ट रूप से आपको जानकारी दे दूं कि आज़ादी का 75 साल हो गया और 75 साल में यहाँ की सरकार, आज की वर्तमान की सरकार और पूर्ववर्ती सरकार सिर्फ यहाँ पूर्वांचल और बिहार के लोगों को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। तो आज यहाँ की जनता, यहाँ के लोग स्वयं अपनी समस्या को दूर करने के लिए संगठन बनाकर अपनी समस्या को खत्म दूर करने के लिए एक प्रयास है कि आज हम जो भारत का लोकतंत्र कहता है कि जितनी जिनकी संख्या भारी उतना उनको भागीदारी, तो आपने भागीदारी नहीं दिया, किसी पॉलिटिकल पार्टियों ने भागीदारी नहीं दिया। आज जहां हम आज पीसी कर रहे हैं, पत्रकार साहब स्पष्ट बता दूं कि यहाँ का एमएलए भी पूर्वांचल से है, यहाँ का एमएलए भी बिहार से है, लेकिन यहाँ 6 है, आपको कारपोरेशन का नगर पालिका की सीट है, 6 में 1 सीट हमें नहीं मिला, एक भी हमारी भागीदारी नहीं हो सकी। आप चले जाइए नरेला में, एक भी सीट हमारे लोगों को नहीं मिला। आप चले जाइए किराड़ी में, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी बिल्कुल शून्यता है। तो आज वैसी परिस्थिति में यहाँ की जनता आज की सरकार और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से जो नाराजगी है, उनके कारनामे के विरुद्ध आज इकट्ठा हो रहा है, आज अपनी तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में ये लड़ाई अब भीख में नहीं, भागीदारी को छीनने की तैयारी कर रहे हैं। यादव जी, आप कह रहे हैं कि एक सीट विधानसभा में कोई मतलब भागीदारी नहीं है, मगर देखा जाए अगर अगर आप निकाल के देखें, भारतीय इतिहास में राजनीतिक में सबसे ज़्यादा जो नेता हुए हैं वो ज़्यादातर पूर्वांचल और बिहार से निकले हुए हैं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि आप निकालिए, आप नेता कहते हैं, हमारी संख्या यहाँ का मुख्यमंत्री बनने का है, हमारी संख्या यहाँ पर 55% मंत्री बनने का है, हमारी संख्या यहाँ 55% एमएलए बनने का है। आप मुझे बताइए, आंकड़ा बता दो, अगर खाना भी ये पूर्ति करते हैं तो आज हमारे यहाँ कहाँ से पकड़ के लोग ला करके और पार्लियामेंट का टिकट दे देते हैं, कहीं से लोग ला करके यहाँ विधायक बना देते हैं। तो यहाँ की जनता अपने घर का एमएलए चाहिए, यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हमारा घर का पार्षद हो। आज आप देखिए, पार्षद भी जो लोग हैं वो भी गौरव लाया गया है। तो बिल्कुल ये जनादेश का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, और खासकर यहाँ की जनता जो स्थानीय निवासी है उनको एक बड़ा पीड़ा है, उनको ये दुख है कि सरकार हमारी उपेक्षा करी। साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टी के लोगों ने ये पूर्वांचलियों को ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, जिसका आने वाले समय में उनको एहसास कराएंगे। अगर आपने धोखा दिया है तो हम धोखा नहीं कह रहे हैं, हम आपको धोखा नहीं देने जा रहे हैं। सर, किनकी बात कर रहे हैं, किनकी बात कर रहे हैं? जो बहस कर रहे हैं संसद में वो निकाले जा रहे हैं, 150 से ज्यादा हो गए। देखिए, मैं लगभग 150। मैं राजनीतिक मुद्दे पर नहीं कुछ बोलना चाहूंगा, इसलिए कि हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं वो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है। हम आज तमाम लोग पूर्वांचली और बिहार के लोग, मगर ये लोग तो मान तो रहे हैं कि आर.एस. यादव जी आप यहाँ पे आइए, आप लड़िए, देखिए हक की बात कीजिए। मामला यहाँ लड़ना का नहीं है, मामला यहाँ है कि यहाँ अगर पूरी पॉपुलेशन का 55% हमारा हिस्सा है तो उस काला कानून को पहले हटाओ, जो आप 1993 के बाद का डोमिसाइल को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आज यहाँ की योजनाओं में हमारी भागीदारी नहीं है, यहाँ की नौकरियों में हमारे आरक्षण का हिस्सा नहीं मिल पाता है। आज पीड़ा इस बात की है, दुख इस बात की है, लोग इसके लिए गुलबंद हो रहे हैं, काम यहाँ करते हैं, टैक्स यहाँ देते हैं। सर, उसके लिए राजनीति मानना पड़ता है, राजनीति मानना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि हम बिना गैर राजनीति से समय आएगा तो हम लोग देख लेंगे, जब समय आएगा तो हम राजनीतिक भी रास्ता चुन लेंगे। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि यूपी बिहार वालों को कोई भी आता हाथ साफ कर लेता, क्या पूर्वांचल फ्रंट बनाने से बिहारियों पे अत्याचार और जुल्म होना बंद हो जाएगा? नहीं, पूर्वांचल बिहार फ्रंट जो है वो एक जाल बन रहा है, और उस जाल को हम तालाब में अगर डालेंगे तो उसमें हम छोटी मछली को भी नहीं निकलने देंगे। हमारे लोगों का एक पैगाम होगा, हमारा अपना एक रास्ता होगा, और हम अपनी मंजिल के सारे लोग मुसाफिर होंगे। तैयारियां क्या है? नहीं, तैयारियां तो आप देख रहे हैं, ये 11 बजे कड़ाके ठंड में आज सारे लोग यहाँ में इकट्ठा है। ये जुनून है, और जुनून कभी हारता नहीं है। देखिए आप ये नजारा, आप देखिए, आज किराड़ी से, बुराड़ी से, रोहिणी से,
आपके दिल्ली के वजीरपुर से कहाँ से लोग, पूरे दिल्ली हरियाणा से लोग आए हुए हैं। आप समझिए, एक टेलर अभी आप देख रहे हैं। बिहारियों को किसी भी प्रदेश में देखा जाए तो बिहारियों का अत्याचार ज़्यादा होता है, चाहे गुजरात में देखा जाए, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, किसी भी प्रदेश में, अभी केरला में नहीं, चेन्नई में हुआ है अत्याचार। तो इस तरह के यही तो अफसोस है लोगों के, जो अवधारणा है, जो मन में कुछ को लगा है कि आज बिहार के लोग को समझते हैं कि जहाँ जाता है बोझा हो जाता है, तो उनको ये दिमाग से निकाल लें। बिहार के लोग कहीं बोझा नहीं है, बिहार जहाँ भी गया है बोझा उठाया है। हम बोझा उठाने वाले हैं। अगर हम नहीं होते तो आज जितने पार्षद आज बनी है, जितना एमसीडी आपकी बनी है, आज वजूद आपकी नहीं होती। 2024 में करीबी है लोकसभा, उसके लिए क्या 2024 में हम तमाम लोग बैठ के बात करेंगे। हम कोई नहीं है जो हम निर्णय कर लें इस समाज का और हम आपको बता दें। ये सारे लोग मंथन करेंगे, सारे लोग मीटिंग करेंगे और अपना निर्णय लेंगे कि जो हमें छला है, जो हमें धोखा दिया है, हम उसे माफ नहीं करेंगे। मगर पूर्वांचल के लिए आप बात कर रहे हैं, पूर्वांचल तो दिल्ली में छिटपुट जगह है, तो उनको कैसे इकट्ठा एक जगह की कैसे वोट आप पता लगा लीजिए। एक अगर जर्रा दिल्ली का है जहां हमारी 55% आबादी नहीं है, कोई ऐसी बस्ती नहीं है जहां बड़ी तादाद हमारा नहीं है। हम जहां खड़े हो जाएंगे वहीं से रास्ता शुरू हो जाएगा और जहां हम चल देंगे वहीं से कारवां बन जाएगा। थैंक यू। कि सर्क से सूर्य गर्भ जाना छोड़ दे, सर्क से सूर्य गर्भ जाना छोड़ दे, पैर हिंदू छोड़ दे, कावा मुसलमान छोड़ दे, दिन निकलना छोड़ दे, रात आना छोड़ दे, हम न छोड़ेंगे दामन तुम्हें चाहे जमाना के माध्यम से 1 मिनट का है कि जब जंगल में रहेगा तो हम लोग आज पूर्वांचल बिहार फ्रंट के आपको दिल्ली प्रदेश में पूर्वांचल बिहार संगठन को आगे से आगे बढ़ाने में अपना अहम भूमिका निभाए और जैसे कि जंगल में हुआ था उसी तरह हम लोग मिलजुल करके इस कारवां को चलाएं और सब लोग आए, किराड़ी से आए, बवाना से आए, सुराड़ी के लोग आए, सबको कोटि कोटि नमन बंदन और अभिनंदन। हमें जिस विषय पर काम करना है कि नहीं करना है, हमको इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ये बंजर भूमि पर पौधा लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर आप लगाते हो तो ठीक है, आप नहीं लगाते हो तो मैं क्या करूंगा, मुझे कितना टाइम लगेगा, हम कहीं भी जा करके रह लेंगे। आप भी जैसे रह लो, मुझे कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आज समय नहीं है, सबको खाना भी खिलाना है और लड़ाई में जाना हम लोग को, और वो लड़ाई मर्दों वाली लड़ाई होगी। और आज भी मैं कहता हूँ, पता कर लीजिए, 2-4 आपको भी क्लिप बाद में देखिएगा, महाराष्ट्र में पहली आंदोलन कोई एनएच नहीं लड़ा होगा। एनएच की सारी तस्वीरें नहीं, वीडियो देखना, कल्याण से लेकर रेलवे तक आज तक जॉर्ज की विदा कोई नहीं किया। और 6 तारीख को देखना, एक इतिहास में सारे लोग फिल्मों की तरह चली आंदोलन करते रहे, जहां पर सारे लोग सस्पेंड हो गए बीटा में। 6 ट्रेन पटरियों पर से आंदोलन नहीं चला दिया और जहां 10,000 लोग थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं हटा। कैसे खींचा, कैसे जान बची, हमें खुद पता नहीं है, लेकिन पीछे नहीं हटा। मैं इतना जरूर मैं कहता हूं, आप अगर साथ चलने की बात करते हो, आप हमारे सेनापति बनते हो, मैं साधारण सेना बनकर, मैं अध्यक्ष नहीं हूं आपका, मैं संगठन का कुछ भी नहीं हूं, मैं साधारण आपकी तरह भाई हूं। मैं इतना मैं जरूर कहता हूं, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो हम पीठ पर नहीं सीने पर वार खाएंगे, गोली खाएंगे और आपके साथ। आज माने ना, आज माने ना, ये आज माने की बात है। और आजमाने ना, मैं क्यों सेटिंग दूं कि मुझे इसी बात डालेना, अपने आजमाने की भी एफिडेविट दे दो आप कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो मेरे चाहने से क्या होने वाला है। मैं कितना भी यहाँ बोल करके चला जाऊं, कल कुछ नहीं यहाँ मिलने वाला है, मुझे पता है। लेकिन आप जब चाह लेंगे और हम सब जो हमारी चाहत, अगर समाज की चाहत हो जाएगी, उस दिन कोई माई गलाल पैदा नहीं किया कि आपकी मिशन को कोई रोक नहीं। मैं चाहता हूं दिल्ली जो कुछ नहीं देखा है वो दिखा दो आप, वो दिखा दो 15 अगस्त 26 जनवरी को। 26 जनवरी नजदीक आ रहा है और हम लोगों ने तैयारी किया है। हम लोगों ने तैयारी किया है कि पहले 3 क्षेत्र है। 1 नंबर से शुरू हो रहा है नरेला, और नरेला से जाएंगे बुराड़ी, और बुराड़ी से जाएंगे किराड़ी। 150 गाड़ियों का काफिला होगा, रथ वहां पर बना होगा, संविधान हमारे साथ होगा, हमारे साथ तिरंगा होगा, और जन जन में जाकर अपनी शक्ति भी दिखाएंगे, सभा भी करेंगे। दुश्मन तो होगा उसका पिता भी लगा
कि ये तो सारे जुनून वाले लोग हैं, ये सारे जुनून लोग हैं। हमेशा आप देखना, जब किसी भी इंसान के अंदर जब जुनून हो जाता है तो क्रांति का रास्ता खोल कर ही, जैसे आप सैनिकों को देखा होगा, जब भी सरहद पर जाता है उसे मालूम होता है युद्ध करना है। जब वो सरहद पर जाता है तो उसे मालूम होता है कि मुझे जान जाएगी, मुझे गोलियां मारी जाएगी, लेकिन कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। अगर वो मारा जाता है तो वीरगति प्राप्त कर लेता है, और अगर कहीं जिंदा होता है तो दुश्मन की छाती पर जाकर छठी का दूध भी याद कराता है। ये दोनों बातें हैं, आप समझना। ये तमाम लोग के लिए मैं कह रहा हूं, ये तमाम लोग अगर इस लड़ाई को अपने समय में खत्म कर लोगे तो आप ही में से कोई बेटा यहाँ केजरीवाल की कुर्सी पर बैठ जाएगा। और एक ही बात समझ लेना, अगर उससे कोई बात पीछे हो गई, लड़ने में समय लग गया, तो हमारा नस्ल भारत में इनकलाब करेगा, दिल्ली में। ये भारत की राजधानी है और भारत की राजधानी आपके नाम से जाना जाता है। बिहार की सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। हिटलर शाही चल रहा था, क्यों नहीं किया? विनोबा भावे का आंदोलन चल रहा था, कहां चला? महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम चंपारण से शुरू हुआ, कौन नहीं जानता है? और वो भी बात बताना 74 में जब इंदिरा शाही हिटलर शाही में बदल गया था, तो बिहार के भारतीय सत्ता को बदलने का जयप्रकाश नारायण ने काम किया था। ये आपके पास से जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जब करवट लेते हैं तो भारत बदलता है। झूठ बोल रहा हूं तो बताइए आप। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, भाषण वाली बात है, सच है कि नहीं है? बोलिए, सब लोग नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई है कि नहीं है? 77 किसने बदला था? और आज मैं बदलने की बात नहीं करूंगा क्योंकि भिन्न भिन्न पार्टियों से लोग जुड़े हैं, लेकिन हम उस दिन लात मार देंगे, तेरी पार्टी तेरे बाप के खाली में रख ले, हमारी पार्टी भी हो जाएगी, ताकत भी हो जाएगी और सत्ता भी हमारी होगी, मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं। हमारे समाज के लोग भीख नहीं मांगेंगे क्योंकि इतनी धन है हमारे पास, इतनी शक्ति है, इतने वोट है, इतने पावर है। बस सत्य इतना है, जो टुकड़े टुकड़े में जो बटे हैं, जो समझ नहीं पाए हैं, जो अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, डर के साए में जी रहे हैं, भय में रह रहे हैं, जिनको लगता नहीं है कि हम कभी कामयाब होंगे, उनके अंदर जिज्ञासा जुनून पैदा कर दीजिए, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। समय का अभाव है, तैयारी की सारी जानकारी होगी। मैं चाहूंगा कि सारे लोग इसकी जानकारी भी दें, इसका सोशल मीडिया पर भी लिखे। और एक बार मैं चाहता हूं कि अपने सारे लोग अगर हाथ हिम्मत दे दो, सारे लोग मुझे हिम्मत नहीं दे दो, इकट्ठा सारे लोग को दे दो, क्या हमारी इस लड़ाई पे सहमति है कि नहीं है? दोनों हाथ उठाकर बता दीजिए। पक्का है? पक्का? वादा? देखिए गाना सुना था, वादा किया तो जोर से बोलिएगा, वादा किया तो और जोर से दो को मालूम पड़े आप प्रॉमिस किए हो, वादा किए हो। आज जो भाग गया हुआ है उसका बेटा कायर समझेगा, यहूदी समझेगा। समझना इस बात को। आओ, अरे 10 साल बाद मरना है बीमारी से, उससे अच्छा है कि लड़ाई में मर जाओ। तो उससे बेटा समझेगा। आज स्वतंत्रता सेनानी का लाभ उसकी पत्नी और बेटा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कल से दिल्ली की कुर्सी का जिस दिन ताकत बना के जाओगे, छाती उल्टा करके बेटा भले में माला पहनाएगा, मेरा बाप ने लड़ाई लड़ा था, जिससे आज सम्मान की जिंदगी हम जी रहे हैं। कि नहीं जाएगा? इसलिए लड़ाई में लोगों को आना है, थोड़ा थोड़ा समय पढ़ाई लड़ाई। छात्रों को ये बात कहनी है, मजदूरों को ये बात कहनी है, तो तमाम लोग इस तरह की वातावरण में थे। मैं नेता नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं हूँ, ना कोई पद पर हूँ। हम लोग आपस में बहुत जल्दी तय करने वाले हैं। उसमें एक सेनापति होगा और वो भी परमानेंट नहीं होगा। परमानेंट की बाप का बाप, दादा का दादा, जो लगातार कई पीढ़ी तक अध्यक्ष चलेगा, वो सब होने वाला नहीं है। यहाँ लोकतंत्र होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी और हर व्यक्ति काम करने वाले को मौका मिलेगा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही क्यों न हो। मैं खुद को एफिडेविट दे रहा हूँ कि मैं आज भी मैं कह रहा हूं, मैं पद पर हूं और आप लोग से मैं कहता हूं कि डेमोक्रेट का पालन करूंगा। 1 साल से ज्यादा इस पद पर कोई नहीं रहेगा। आज अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया ना, संभावना। इसलिए कोई अपने बाप बेटा को चपरासी बनाना कबूल करता है, लेकिन कभी कोई राजनेता बनाना पसंद करता है? कोई घर से नेता पैदा हो रहा, लेकिन कभी नहीं बदलेगा। ऑफिसर से कभी नहीं बदल पाएगा, डॉक्टर कभी नहीं बदल पाएगा, डीएम कभी नहीं बदल पाएगा। अगर ये समाज कोई बदलेगा तो सत्ता बदलेगा और सत्ता आपका होना चाहिए। और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बातें बहुत कुछ करनी थी, लेकिन आज बातें नहीं हुई। चाहिए उस हिमालय से राजेंद्र जैसा भाई पैदा होनी चाहिए और दिल्ली में आनी चाहिए। सिर्फ मीटिंग करना हमारा मकसद नहीं है। मेरा कोशिश है पूर्वांचलों की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, आपके सीने में सही हो, कहीं भी आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। एक बार राजेंद्र यादव के लिए जोरदार ताली।
सम्मानित अध्यक्ष जी और इस सदन में सारे लोग आज यहीं बैठ गए। सम्मानित अध्यक्ष जी और आगे ना बैठ गए, क्या है आज सब लोग बैठ गए। बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आज कड़ाके की ठंड में असुविधा की लड़ाई में के लिए युद्ध के लिए सारे लोग सेना नहीं सेनापति बनने को तैयार है। लेकिन मैं कोट करना चाहूंगा दो चार बातों को और सिर्फ एक विषय को। अगर लगता होगा कि मैं तो वजूद में हूं, मैं यहां उद्योगपति बन गया, लगता होगा कि मेरे अच्छे मकान बन गए, अगर महसूस करते होंगे कि मेरी अच्छी संपत्ति यहां हो गई, मुझे इससे इनकार नहीं। मैं भी बहुत अच्छी संपत्ति बनाया। मेडिकल कॉलेज की 8वीं स्टेट में है बिहार में, और मुंबई में भी बड़ा अस्पताल बनाया, कई बिल्डिंगों का निर्माण किया। कसम खा के बोल रहा हूं मैं। आप निकालना आंदोलन का इतिहास, नामर्दी का इतिहास था उस राज्य में। भले नवाब मलिक वहां मंत्री बने हो, भले अबुआ सिंह भी वहां रहते हो, भले कृपा सुंदर सिंह वहां रहते हो, चाहे भले ही हरवंश सिंह वहां रहते हो, लेकिन किसी ने आज तक मर्दानगी सड़कों पर मराठियों के सामने नहीं दिखाया। और तब मैं मुंबई कोई शौक से नहीं गया था, रोजगार के लिए नहीं गया था। श्री डी.पी. सिंह जी ने गेहूं आंदोलन का शुरुआत किया था। 4 रुपए 72 पैसे अमेरिका से गेहूं आ रहा था। उस नीति के विरोध में हम वहां गए थे और भयखाना जेल में बंद थे, और जेल में ही मैं लोगों ने दास्ता सुना। उसी जेल में अरुण गौरी नाम का डॉन भी, जो दगड़ी चाल मुंबई के दगड़ी चाल का रखने वाला था। और मैंने अपने बिहार के लोग जो सैकड़ों की संख्या में, कम से कम 600 से 650 लोग, जिनको मैंने टच किया, जानने की कोशिश किया, उनकी भाषा से, उनकी बात से, उनके हिंदी से जब मैंने जानना शुरू किया, तो सारे लोगों ने बताया आधा तो वहां मुसलमान था और आधा में सारे जाति के लोग थे, और वो आधा में 80% बिहार और 20% उत्तर प्रदेश के लोग थे। मैंने पूछा ये कसूर क्या है बताओ तो। एक आदमी पर एक कसूर नहीं आया। अगर कोई कसूर आया तो एक ही कसूर आया कि वो बिहार का रहने वाला था। कोई भी घटनाएं होती थी तो कौरव पूरा करने के लिए वहां की पुलिस बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को पकड़ के जेलों में बंद कर देता था। ये हकीकत है, सच्चाई है। मुझे लगा कि मैं भी एक आंदोलन में आया हूं। एक आदमी ने कहा कि मेरी कसूर ये है कि जब गोलियां चल रही थी, 7 जगहों पर बम ब्लास्ट हो रहा था, मेरी माँ बहुत बीमार थी, अश्वत्थामा का अटैक आया था और मुसलमान का बेटा था। मैं अम्मी के लिए गया दवा लाने, और दवा लाने गया, मैं कहीं घर जा सका, मैं जेल आया, मेरी माँ मर गई। मैं चली, मेरे आंसू नहीं थमे। मुझे लगा कि तमाम जो लोग हमारे यहाँ वो तमाम इसी जुर्म के शिकार हैं। और तब मैंने वहां प्रण लिया कि अगर यहाँ बाला साहब ठाकरे का सल्तनत चलता है, सरकार नहीं सल्तनत में बोलो, हुकूमत चलता है, जुल्म की खेती होती है। हमारे भाई ने भी कहा है कि जुल्म की खेती से हमेशा इंसाफ का पौधा निकलता है, और वो इंसाफ का पैदा होता है। उसका नाम और सिर्फ है संघर्ष है, आंदोलन है, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। वो भारत ही नहीं दुनिया में इसे रोशनी करते हैं, दीपक कहते हैं। दीपक 2 तरह का होता है, एक घर में आग लगाने वाला दीपक होता है और एक दुनिया में रोशनी देने वाला दीपक होता है। डिपेंड करता है कि हमारी उद्देश्य क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। और वही मैं जब जेल से निकलने के बाद मुंबई में ऑब्जेक्शन किया, आप देखना रिकॉर्ड में कह रहा हूं, रिकॉर्ड निकालिएगा, और रिकॉर्ड गाना नहीं, खेसारी लाल और मनोज तिवारी का गाना गाने, डेट दूंगा, तारीख दूंगा। अब तो हमारे रिश्ते हो रहे हैं आपसे, और इससे प्रेम का रिश्ता हो रहा है। हम एक बंधन में आ रहे हैं, हम एक साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल हमारी पूरी जानकारी होगी और मुझे भी आपकी पूरी जानकारी होगी। और जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक हम क्रांति का रास्ता का मुसाफिर नहीं बन सकते हैं तमाम लोग। तो आप जानेंगे जॉर्ज साहब के बाद उस महाराष्ट्र की भूमि पर मैं कहता हूं,
आज मैं कहता हूं 2 लाख लोग, अगर एक साधारण आदमी राजेंद्र यादव के नेतृत्व में अगर मुंबई के सड़कों पर कोई उत्तर भारतीय, यहाँ पूर्वांचल बोलते हो और मुंबई में उत्तर भारत बोला जाता है, मेरे भाषा में थोड़ा मराठी का कहीं कहीं टोन आ जाता है, माफ कर देना आप लोग, कहीं कहीं मैं वैसा बोल देता हूँ तो हमारी संस्कार और संस्कृति से दूर है, लेकिन मैं वहां रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मेरे अंदर आ गया है। तो मैं बात मैं कह रहा हूँ कि वहीं पे आपके बेटा के जुर्म के खिलाफ एक कल्याण जगह है जहां ओम प्रकाश दुबे और मयंक दुबे 2 सगे भाइयों के मनसे के आंदोलन में पत्थर से कुचलकर मार डाला, लेकिन वहां इतने बड़े तादाद में रहने के बाद भी किसी ने हिम्मत नहीं किया कि उसकी मां और बाप को अंतिम दर्शन के लिए कोई लाश को वहां पहुंचा दे। लेकिन हमने नहीं पीछे हटा। मैं मर्दानगी की सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा हूं आपको, लेकिन रिकॉर्ड निकालिएगा, वीडियो का क्लिप आप निकालिएगा, आज तक का देखिएगा, जी न्यूज का देखिएगा, स्टार न्यूज का आप देखिएगा, वहां हिम्मत जुटा करके 50 गाड़ियों से गया और मैं कहा पुलिस वाले से मैं मारा जाऊंगा, मेरी हत्या होगी, मैं एफिडेविट दे रहा हूं थाने में, मेरी अगर हत्या होगी इसका जिम्मेदार महाराष्ट्र की पुलिस होगी। और मैं वहां जाकर के वहां से लाश उठाया जहां 25,000 लोग मराठीवाद के नाम पर खड़े थे, मनसे के बात के नाम पर खड़े थे, वहां हत्या करने के लिए लोग खड़े थे, उत्तर भारतीयों पर अटैक करने के लिए खड़े थे, लेकिन हम लोगों ने परवाह नहीं किया। हम गए लेकिन पीछे पीछे पुलिस आई, लेकिन मैंने देखा पुलिस का रूप भी देखा, पुलिस को भाषाई होते देखा, पुलिस को क्षेत्रवादी होते देखा, पुलिस को उसी रूप में देखा जैसे एक दवा लाने वाला बेटा को जेल में डाल दिया। पुलिस को देखा जहां कोई घटना होती है तो अपना कोरम पर पूरा करने के लिए बिहार के बेटों को जेल के अंदर डाल दिया। ये तमाम घटनाओं को वहां बड़ा करीब से देखा। तब इस स्थिति में हम लोगों ने एक लड़ाई का निर्णय लिया और पता लगा लीजिए जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर कल्याण की रेलवे की मैं बात करता हूं 5 घंटा पूरी शहर मुंबई थम गई और 1.5 लाख लोग की आप संख्या देखिएगा, कम से कम लाखों चप्पल जूते देखिएगा क्लिप में। कल्याण में महाराष्ट्र में जॉर्ज के बाद आपके बेटा के नाम से महाराष्ट्र में एक नया इतिहास। तो मुझे लगा कि मैं ज्यादा इंसाफ नहीं दिला सकता। याद रखकर मैं इसलिए कि मुंबई को मैंने देखा कि एक तमाशबीन की नगरी है, ये बिल्कुल एक चकाचौंध की नगरी है, एक फिल्म सिटी की नगरी है, जहां बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी क्रम में हमने जुड़ा दिल्ली से, छोटी सी इंडस्ट्री लगाने के लिए जुड़ा, छोटे स्वरोजगार के लिए जो जुड़ा, लेकिन मैंने यहाँ भी देखा, यहाँ वो लोग कहते थे आप दिल्ली जाइए, आप दिल्ली जाइए। मैं बोला क्यों मैं दिल्ली जाऊं? बोला दिल्ली में इतनी आबादी है कि मॉरिशस बन सकता है, दिल्ली में इतनी आबादी है रामबन बन सकता है, दिल्ली में इतनी आबादी है कि ऋषि सुनक बन सकता है, दिल्ली में इतनी आबादी है कि राम गुलाम बन सकता है। मैंने कहा मुझे राम गुलाम और सुनक तो नहीं बनना है, लेकिन मैं जहां रहूंगा वहां हमारी अपनी पहचान जो जरूर होगी, इतना समय परहेज नहीं कर। और इसी कड़ी में हमने शुरुआत किया और मैंने देखा, इसलिए मैंने इस रूप में मैंने शुरुआत किया कि मैंने देखा सड़कों पर एक एक झुंड के लोग जो आ रहे हैं उसको जूते से मार रहे हैं, एक एक लोग झुंड आ रहे हैं उनको फांस से मार रहे हैं, उनको कोई डंडे से मार रहा है और उससे पूछा जाता है कि आखिर गलती क्या है, तो बोलता है साला बिहारी है, ये साला बिहारी है। यार ये बिहार इतना बड़ा साथ बन गया, जो किया था वहां सब पता है। और आपके लिए मैं खास कर कह देना चाहता हूं, जो अपने आप को वजूद में समझते हो, अपने आप को पैसा वाले समझते हो, तो आज भी मैं कहता हूं, आज भी मैं बात कहता हूं, एक बार अगर वजूद अपना जानना है तो कौन आदमी दिल्ली का टिकट कटाता है? दिल्ली का टिकट वो आदमी कटाता है जिसके घर में दोनों काम चूल्हे नहीं चलते। हम भी उसमें जोड़ रहे हैं अपने आप को। मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूं, मैं कोई कारपोरेट का बेटा नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं हूं। आज भी मेरे माँ बाप वही काम करते हैं जैसे किसान और मजदूर के परिवार में होता। तो मैं देखा बड़े करीब से कि आज हमें जो यहाँ जो हालात है कि इतनी बड़ी संख्या तो जरूर है, इतनी बड़ी बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन हम अपनी वजूद नहीं बना पाए। और हम इसलिए मैं कह रहा हूं बात को कि अगर अपना जांच करना है तो बहुत पैसा कमा के एक बार आप चले जाइए। आपने जब बिहार छोड़ा था तो ये आपने बिहार के लिए, परिवार के लिए नहीं, उस राज्य सरकार और प्रदेश के लिए भी बड़ा पुण्य का काम किया था कि आपके पैसों से सारी जरूरतें वहां पूरी हुई।
आपकी पैसे से ऑपरेशन पूरा हुआ बिहार में, आपके कमाई के पैसे से पढ़ाई हुआ, आपके पैसे से वहां घर चला। लेकिन एक बार आप चले जाओ, एक बार प्रधानी का, एक बार मुखिया का नॉमिनेशन वहां कह दो, एक आदमी आपके पीछे चढ़ जाएगा। वो कहेगा कि अब आपके रहना है, आ गया है दिल्ली वाला, आ गया है बम्बे वाला। ये बात बोलता है कि नहीं बोलता है? बताओ आप सारे लोग बातें बोलता है कि नहीं? ऊंची आवाज में बोलिए, ये बात कहता है कि नहीं कहता? सारे लोग कहता है। और जब हम दिल्ली में हम यहाँ आए हैं, एक नॉमिनेशन कर देते हैं, सारे लोग जुट होते हैं कि समझ जाओ नहीं जीतने देना है किसी भी में, कि ये बिहार वाला यहाँ चुनाव लड़ रहा है। जब हम बिहार में लग जाते हैं तो दिल्ली वाला आपको कहता है, और जब दिल्ली में यहाँ आते हैं तो कहता है बिहार वाला। बताओ आप कहाँ का हो, आप किस वजूद, कैसी वजूद लेकर बैठे? क्या हमारी हालातें है कि नहीं? ये रियलिटी है कि नहीं? बताइए सब लोग, अपने मुंह से बताइए, ये हकीकत है कि नहीं? रगों में दौड़ता रहूं ये ईमान वाला है, रगों में दौड़ता रहूं ये ईमान वाला है, जालिम समझता कि बिहार वाला। अरे हमने क्या हमने अगर यहाँ आया तो इस राज्य को संवारा है। आपकी छोटी दिल्ली को हमने आपको महानगर बनाया है, आपकी छोटी दिल्ली को 3 राज्य का एनसीआर बनाया है। ये हमारी हकीकत है, हमारी सच्चाई है। लेकिन हम अपनी वजूद यहाँ नहीं बना पाए, हमारी पहचान नहीं यहाँ बन पाई। और हमारी पहचान तब बनेगी, आज हमारे भाई कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ, मैं आपकी काबिलियत को सैल्यूट करता हूँ, आपके संघर्ष को भी सैल्यूट करता हूँ, आपके किए हुए कार्यों को भी सैल्यूट करता हूँ। लेकिन एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि देश में जो हुआ है वो कुछ बहुत नहीं हुआ है, जो होने वाला है वो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। कुछ अच्छा, बहुत अच्छा करने की जरूरत है। और वो बहुत अच्छा करने के लिए मैं इतना बात जरूर कहूंगा, अगर एक पेड़ होगी उसकी लाखों करोड़ पत्तियां होगी, लाखों फूल होंगे और लाखों उसमें फल लगेंगे, उस दिन आपको लगेगा कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। क्योंकि दिल्ली में आज जिस हिसाब से आपकी आबादी है, जिस हिसाब से आपका पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हमें पार्षद मिले नहीं। जिस आप बात कह रहे हैं कि आज इस राज्य में हम प्रवासी नहीं है, और रियलिटी में बात कहता हूं, प्रवासी किसे आप कहते हैं? प्रवासी उसको कहते हैं भारत का लोकतंत्र में, भारत के डेमोक्रेसी में स्पष्ट रूप से अंकित है। पढ़िए आप, अनुच्छेद को निकालिए संविधान का, कहता है जहां जिनकी जितनी संख्या बारी उनको उनकी भागीदारी। अगर मतदान देने का अधिकार है तो केजरीवाल के कुर्सी पर बैठने का भी अधिकार है। और किससे मांगना है, हमें किससे मांगना है? मैं इसके लिए प्रयास नहीं कर रहा हूं कि 2-4 कारपोरेटर बना दूंगा, मैं इसके लिए प्रयास नहीं कर रहा हूं कि 2-4 MP बना दूंगा। हम इसके लिए प्रयास कर रहा हूं कि सबसे बड़ी अगर संख्या हमारी है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमारे लोग बैठेंगे, उससे हमें मांगना नहीं करेगा। उस दिन आपका ही सदन में आपका स्पीकर होगा, उस दिन आपका मुख्यमंत्री होगा और आप ही का विपक्ष भी होगा। और ध्वनि मत से उस काला कानून को खत्म कर देंगे जो 1993 का हमारे यहाँ माना जाता है प्रमाण पत्र, इसको क्या बोलते हैं? क्या है ये? क्या है ये? कौन सी डोमिसाइल है ये? कौन सा आप परंपरा चला रहे हैं? ये कौन सी व्यवस्था है? भारत में कहा प्रधानमंत्री जी को कहा कि 1 ही कंट्री है, 1 टैक्स है, 1 नेशन है, फिर ये कौन सी डोमिसाइल हो गई? आप जातियां बदल दिया, आप बनावट बदल दिया, आपने व्यवस्था बदल दिया, ये क्या है? तो इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं, ये कहने आया हूं, हम इस काम के लिए नहीं आए हैं कि कल आप सदन में जाओगे। हम ये कोशिश करने आए हैं कि विपक्ष और सत्ता दोनों की बराबर की, दोनों की शक्ति हमारे पास है। अगर हम यूनाइट हो जाए, मेरे भाई ने अनिल जी ने बड़ा बढ़िया बात है कि हम ऐसे स्टेज पे खड़े हैं जो बीच में एक स्टेज हम बड़े हैं, एक स्टेज हम बड़े हैं कि शिक्षित कुछ हुए हैं, लेकिन दूसरा स्टेज हम संगठित नहीं होंगे। जिस दिन हम संगठन का ये बागडोर है, संगठन की ये कड़ी है, एक एक मोतियों को जोड़ते हुए बढ़ाएंगे, आने वाला दिन में समय आ जाएगा, हमें चिंता करने वाली बात नहीं है। जब संपत्ति आएगा तो भाइयों में बराबर बंटवारा करता हम लोगों को आता है। लेकिन हमें ये प्रयास करना है, हमें आज संकल्प लेना है, हमें निर्णय लेना है। इतने लोग की उपस्थिति, बताओ ये मर्दों की भागीदारी उपस्थिति है, ये मर्दों का है या नपुंसकों का है? हम अपने आप को इसमें जोड़ रहे हैं। हम इतने लोग हैं और हम दिल्ली नहीं बना सकते। एक छोटी सी दिल्ली, 70 सीटों का दिल्ली, आप बताओ, जहां पूरी संख्या हमारी है। और ये बातें यहां नहीं होगी, ये बातें वहां नहीं होगी। लोग अगर सोचता हो कि हम बंद कमरे में बात करने वाले होंगे, न आंखें चुराकर होगी, न आंखें छिपाकर होगी। मर्दानगी से तैयारी करिए, आंखें में आंखें डाल कर आते होंगे और बातें होगी मंच से खुलेआम होगा। दिए हैं, आपको बनाए हैं, आपको यहाँ दिया हुआ उधार है, आप उधारी लौटाओगे तो भी कोई दाम नहीं, कोई बात नहीं है। तो मेरी नहीं हो सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन
समझ रहे हैं ना? किसी और की होगी तो बड़ा मुश्किल होगा, ये नहीं होने देंगे हम। ये अपने लोग को हम कह देंगे, समझा देंगे। जिस दिन मंच लगाकर घूमना चालू कर देंगे वार्ड वार्ड और बस्तियों में, उस दिन हम अपने लोगों को सिर्फ जगाने में कामयाब होंगे। कारपोरेशन भी हमारा होगा, विधानसभा भी हमारा होगा और पार्लियामेंट भी हमारा होगा। हम सारे लोग बनाएंगे। कौन जाएगा मैं नहीं तय कर सकता, कौन जाएगा मैं नहीं तय कर सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूं कि जो पेड़ लगाता है वो कभी फल खाने की इच्छा नहीं रखता। आपके बेटे कायर कहेंगे, इतना मैं जरूर कहूंगा। आप कितना भी कह लो, कितना भी यहां से आप जाओ, सूट बूट में निकल जाओ, लेकिन आने वाला दिन में जब बेटा आपका अपमान सहेगा तो काश कहेगा मेरा बाप अगर इस लड़ाई को लड़ लिया होता तो मैं आज इस सोसाइटी में जाकर अपमानित नहीं होता। क्या बात है कि नहीं हमारे लिए? सबसे अगर बेटे से प्यार करते हो, मुझे मालूम है अगर लड़ाई कहीं भी फंसी है, अगर लड़ाई कहीं भी रुकी है तो उसमें परिवार सबसे बड़ी बात है, दूसरी सेकेंडरी जाती है और तीसरे उसके बाद धर्म है, फिर चौथी बातें अलग बातें आ जाती है। तो आप मुझे बताओ, अगर बीवी से मोहब्बत करते हो, अगर बेटा से प्यार करते हो, तो हम इतने में जरूर कहना चाहूंगा कि आपको बेटा को यहाँ के राजनीतिक भागीदारी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपकी पत्नी को भागीदारी चाहिए कि नहीं चाहिए महिला सीटों में? आपका बेटा तो शासक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हम जीवन में वोट करेंगे? अगर वोट करने का हमें अधिकार है तो शासन भी करने का है। और आज भी मैं कहता हूं, हमको कौन सी तरजीह देते हो, हमको कौन सी बताते हो तालीम लेने की जरूरी है, हमें किसी से शिक्षा लेने की जरूरी नहीं है। अगर बात भी आज भी चल रहे हो तो निकाल करके देख लो, जो संविधान की अगर दुहाई देते हो तो समझ लेना, अगर सच्चिदानंद सिन्हा को सौभाग्य हुआ बिहार की धरती से जो पहला संविधान सभा का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य, और पहली राष्ट्रपति की कुर्सी जिसने भारत की बनावट डेमोक्रेट को पैदा करके जमीन पर उतारा, वो बिहार की धरती का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप कहां ले जाते हो? और दिल्ली की मिसावट में गुमान किसी से करते हो? कोई ऐसी धरती नहीं है जहां अगर स्टार का अगर कहीं बैलेट लगा हुआ है, एक बैलेट लगा हुआ है तो आईएएस और आईपीएस भी, ये चारों विषय में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां बिहार की धरती से कोई नहीं आया होगा। तो हमें किससे सीखना है? अरे हमारे खून में है, हमारे खून में है, लेकिन हमारे खून पानी क्यों है? हमारे खून पानी क्यों है? हम मर्दानगी क्यों नहीं दिखा पाए? हम इतना ही बात कहना चाहते हैं। कल तक आपको जो अपमान कहता है, कल तक बिहारी कहता था, आप बताओ उसी के मोहल्लों से, उसी के इलाकों में जब अपनी शक्ति, वोट की शक्ति से पराजित करके आ जाओगे, आपके कर्मों में आकर झुक जाएगा आपका बेटा और परिवार का सपना पूरा हो जाएगा। लगेगा कि मैंने कर दिया। क्योंकि आज तक मुझे अगर एक छोटी सी एफिडेविट करानी होती है, एक छोटा सा अटेस्टेड भी कराना पड़ता है, उनके पास जाना पड़ता है जिनकी यहाँ कोई भागीदारी नहीं है। 5% के पास 95% लोग जाकर हाजिरी लगा रहे हैं। भारत का लोकतंत्र तो उस दिन जिंदा हो जाएगा जो 5% लोग 95% के कदमों में आकर गिर जाएंगे। हम तो समझदारी की बात कर रहे हैं। जो अगर कोई भी घाट बना, लेकिन इन्होंने पूर्वांचलों के नाम पर एक घाट बना है जिसके कोषाध्यक्ष धन्यवाद। हम लोग जिस चिंतन के लिए आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत शुभ दिन है और ये फ्रंट बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन जब जागो जब ही सवेरा। हम आप लोगों को 3 मूल मंत्र देना चाहते हैं। एक तो हम सब अलग अलग बटे हुए हैं जातिवाद में, समाज में। सिर्फ एक सोच रखिए कि हम प्रवासी हैं और हम सब पूर्वांचलवासी एक हैं, उस पर काम कीजिए। दूसरा, ये जो अपना पूर्वांचल बिहार फ्रंट है, एक कॉल सेंटर बना दीजिए पूरे दिल्ली के लिए कि हमारे जो भी लोग हैं, जो भी समाज के लोग हैं, जहाँ से भी हैं, उनकी कोई भी समस्या है, चाहे हेल्थ से संबंधित, प्रशासन से संबंधित या जो भी उनकी असुविधा है, उस कॉल सेंटर के माध्यम से उनको तुरंत फायदा पहुँचाया जाए। और इसमें जो भी लोग 150-25 लोग हम उनकी सहायता कर सकते हैं अपने साथ उनको जोड़ने के लिए, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, वो हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तो ये चीज़ें, और सामने अभी चुनाव आ रहा है, तो अगर हर मोहल्ले से एक कोऑर्डिनेटर बनाइए
उनका काम होगा हर घर से, हर गली से एक डाटा तैयार करना है, कितने मेंबर हैं उस घर में और उनका मोबाइल नंबर क्या है, और एक संदेश बना के हमारा मोटो क्या है, हम चाहते क्या हैं, भाई हम क्यों आना चाहते हैं, हमें ये फ्रंट क्यों बनाना पड़ा, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये लोगों को पता चलना चाहिए। उससे अपने आप ही बहुत बड़ी जागृति आ जाएगी समाज में। और सत्ता में भागीदारी जरूर चाहिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। हम इतने संख्या बल में हैं लेकिन हमें कोई सामने वाला समझता नहीं। जब टिकट का टाइम आता है हमें बहुत, उससे पहले हमें बहुत बड़ा प्रलोभन दिया जाता है, हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, लेकिन उस टाइम में चाहे पैसे से हो चाहे जैसे भी हो आपको दरकिनार कर दिया जाता है, आपके लिए कुछ नहीं सकता, सिर्फ आपको इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ अपना मूल्य समझना है कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, हम ऐसा बनाए जो हमें कोई इस्तेमाल न कर पाए, हम अपने मर्जी। दिलीप वर्मा जी, देखिए एक चांदनी चौक के सेठ जी जाने जाते हैं, वैसे डालो ना। महिलाओं का तो दिनेश मेहता जी आप ही मान लीजिए, अकेले महिला बेचारी आई है, अकेले आई है, पहली बार अकेले आई है। अपने से सुनिए ना, अपने से। आज मुझे लग रहा है जो यहाँ के लोग बिहारी बिहारी कहकर मजाक उड़ाते हैं, तो आगे कोई नहीं उड़ा पाएगा, क्योंकि सुनने में एक पहले कहते थे इस कहावत में, एक बिहारी 100 पर भारी। तो आज हम एक हो जाएंगे तो फिर बिहारी कभी बिहारी नहीं होती। बिहारी वो है जो धरती माँ चीर के अनाज बो सकते हैं और शहर वाले को पेट में दाना भी पहुंचा सकते हैं। शहर वाले सिर्फ खाना जानते हैं, फैशन करना जानते हैं, बाकी परिवार कैसे चलते वो नहीं जानते। ये चीज है, हमको ये चीज दिखाना है शहर वाले को, जो शहर कितने भी बड़े क्यों ना हो वहाँ का पानी खारा होता है, बिहार कितनों छोट क्यों ना हो वहाँ का पानी मीठास हो। इसलिए बिहारी नंबर 1 कहलाया, नंबर 1 पर ही रहेगा। कोई ऐसा ना है जो बिहारी के नंबर 2 कह सकता है, ना कहवा सकते हैं। तो यहीं पर कह के आप लोग से निवेदन करती हूँ पूर्वांचल अच्छा से आगे बढ़े और जहाँ से भी हो मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब जल्दी खत्म हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 मिनट। अब नहीं टाइम लगेगा। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर के सिन्हा जी, मौन संचालन कर रहे हमारे विनोद महतो जी एवं तमाम पूर्वांचल के साथीगण, पूर्वांचल बिहार फ्रंट के अधिकारीगण एवं मीडिया बंधुगण, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि हम सब जो है जाति, धर्म और क्षेत्रवाद से बाहर निकलकर आज हम पूर्वांचल बिहार फ्रंट के बैनर पर बैठे हैं, इसलिए हमारे साथ साथ आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। मुद्दा अच्छा है, बैनर अच्छा है, सोच अच्छी है हमारी, अब जरूरत है इस पर कायम रहने की और मजबूती से आगे बढ़ने की। रही बात की जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तो मैं कहूँगा कि अभी बातें हो रही थी, बहुत सारे हमारे भाई बोले, अपने संघर्ष की बातें कही, तो मुझे लगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब संघर्षशील लोग ही बैठे हैं और दिल्ली में आके एक मुकाम सबने अपने अपने मुकाम हासिल किए, जगह बनाया है सब लोगों ने। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई उसमें किसी कोई अधूरा है, यानी कि सब सक्सेसफुल लोग ही बैठे हैं यहाँ पर। देखिए इसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूँ, कहीं ना कहीं दिनेश मेहता जी हैं, इधर पूनम जी बैठे हैं, निरंजन जी, सब बहुत सारे लोग हैं,
कि किसी न किसी पार्टी से हम जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। और रही बात कि अब हमारे बीच है पूर्वांचल बिहार फ्रंट, इसका एजेंडा क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। जब इसकी अगर एक बना है चीज़ें तो मुझे लगता है इसके अध्यक्ष हमारे राजेंद्र जी बैठे हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से प्रकाश डालेंगे और हम लोग बताएंगे कि इसका रूट क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लेकर चल रहा है ना। क्योंकि देखिए रास्ता कठिन है, लेकिन अब इसमें कैसे बढ़ना है, मुकाम कैसे हासिल करना है, ये बड़ा चैलेंज है। और अगर हम सब मिल के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि आपकी सोच तो कुछ अच्छा ही होगा ना, अच्छी सोचे होंगे ना, तब तो इसका गठन हुआ है। हमारे अपने भाई बंधु के बारे में अच्छा ही सोचे होंगे। रही बात दिल्ली पर, ये है एजेंडा कि दिल्ली में हमें भागीदारी चाहिए, तो देखिए ये तो कहने में बुरा नहीं है कि विगत वर्षों में हम लोगों ने कुछ सफलता हासिल की है, ऐसा नहीं। एक बार जोरदार ताली। पूर्वांचल बिहार फ्रंट की तीसरी बैठक में आए हुए तमाम हमारे बुद्धिजीवी साथी भाई लोग सभी को हम अपनी ओर से वंदन, अभिनंदन, प्रणाम और नमस्कार करते हैं। बात कुछ कहने की ज़्यादा नहीं है, समझने की जरूरत है। और समझने की जरूरत ये है कि आपकी लड़ाई को लड़ेगा कौन। 100 सवाल का एक जवाब है कि आपकी लड़ाई को लड़ेगा कौन। जब आपके घर में समस्या आती है तो उसका निदान आप खुद करते हैं। कैसे आटा को पूर्ति करना है, कैसे चावल को पूर्ति करना है, कैसे हॉस्पिटल को पूर्ति करना है। कोई भी नेता आपकी लड़ाई को लड़ने नहीं आएगा। जितने भी यहाँ दोस्त लोग बैठे हुए हैं, जो भी साम्राज्य अपने आप में स्थापित किए वो खुद से स्थापित किए, इसमें किसी भी सरकार की भागीदारी नहीं है। ना आपको बिहार से जब आप चल के आए तो आपको यहाँ स्थापना करने में ना कोई पार्टी आपके साथ खड़ी थी, ना आपके साथ जाति खड़ी थी, और ना आपके अपने लोग खड़े थे। आप अपने मेहनत के दम पे आज जो भी मुकाम हासिल किए, चाहे यहाँ पे नौकरी किए, डॉक्टर बने, आईपीएस बने या व्यापारी बने, जो भी बने, हम लोग भी बने। हम जहां पे रहते हैं, हम वहां जहां पे लड़के जो साम्राज्य खड़ा किए उसमें सरकार की भागीदारी नहीं है। ना तो पिछले सरकार शीला दीक्षित की है, ना अरविंद केजरीवाल की है, ना मैं बिहार से हूं तो बिहार में लालू जी हमको बसाने के लिए आए या नीतीश जी बसाने के लिए आए। सबने हमको छला। हम जिनको चुनते हैं वही हमको ढूंढते हैं। 100 सवाल का यही जवाब। तो हम क्यों ना, हम चिकनी चुपड़ी बातों में सरकार का क्यों है। मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, और अभी कैसे 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 जीना करते हुए आज छत पे पहुंचा और एक व्यापार में हूँ। आप लोग के आशीर्वाद है, थोड़ा सा राजनीतिक में भी हूँ। तो ये पूर्वांचल की बहुत बातें होती हैं और मैं जब भी जाता हूँ तो सुनता हूँ, कई बार सुन के भी रह जाता हूँ कि पूर्वांचल बिहार ये चीजें होता है। उस पर लोग कुछ काम करना चाहते हैं, करते हैं, फ्रंट पे आते हैं और फिर वो लोग कहाँ बिखर जाते हैं वो समझ में नहीं आता। इसमें बहुत ऐसे लोग हैं, कोई सरकारी नौकरी में है, कोई दिल्ली पुलिस में है, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई व्यापार में है, कोई किसी चीज में, और सभी लोग का भरमार है। पूर्वांचल एक ऐसा शब्द है, उसको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ पूर्वांचल को कि ऐसे ऐसे बच्चा दिया पूर्वांचल ने देश के लिए। वो किसी भी विभाग से हो, वो बच्चा नाम रोशन किया, देश विदेश में ऐसा काम किया। उसके बावजूद भी पूर्वांचल के लोग ऐसा क्यों महसूस करते हैं? एक बहुत बड़ा, मैं अपने आप को कई बार सवाल भी अपने आप को सोचता रहता हूँ कि एक बार एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि आईएएस आईपीएस ऐसा वैसा सब लोग पूर्वांचल से आता है, और एक तरफ कहते हैं कि हम लोग का बड़ा भिन्न महसूस होता है। जो बात यहाँ पे सेना सर के द्वारा भी कहा गया, तो वो भी मेरे हिसाब से
विचार करने योग्य बात है। अगर कोई लोग ये चीज सोचता है, रखता है, तो उस पर भी चिंतन मंथन की जरूरत है। पिछले मीटिंग हमने रेला में किए, राजेंद्र यादव जी के यहाँ हम लोग पहुंचे हुए थे, बबलू मुड़िया जी थे, हम सिन्हा जी, हम 8-10 लोग, हमारे अभी सुंदर जी पहुंचे नहीं है, हम सभी लोग गए हुए थे। तो वहां भी बातें हुई। देखिए, दिल्ली में हर किसी कोने में, चाहे बुराड़ी विधानसभा हो, नरेला हो, किराड़ी हो, जो भी हो, 70 विधानसभा दिल्ली में है। सब जगह मुझे लगता है कि कहीं पे परसेंटेज थोड़ा कम है, कहीं पे परसेंटेज ज्यादा है, मगर लोग प्रॉपर है पूर्वांचल के। सभी जगह ये सुनने को मिलता है कि भाई हमारे मान सम्मान में दिक्कत होता है। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला, शायद मैं सोच रहा था कि मैं बोलूं, उन्होंने पहले बोल दिया बबलू जी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये मैं अपनी प्लानिंग में था, मैं सोच रहा था, ये मैं बीच बीच में कहता हूँ कि अब यहाँ पे भागीदारी बढ़ गया है, हिस्सेदारी कम हो रहा है। कि बीच में बहुत अच्छा था तो आपकी भागीदारी और हिस्सेदारी का भी चल रहा था, और मैं बराबर सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बीच बीच में लिखता भी रहता हूँ। मुझे कई लोग धमकाते भी है, मैं डरता नहीं, मैं जो होगा ऊपर मालिक है। हमारे पूर्वांचल के साथी बहुत ऐसे मजबूत लोग हैं, उनका फोन आता है, आशीर्वाद रहता है, हमें डर भी नहीं लगता। तो ये चीज तो होना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी है, जितनी भागीदारी, उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। उस पर भी बहुत सोचने विचारने की जरूरत है। दूसरा चीज मैं और कहना चाहता हूं कि छोटा बड़ा पूर्वांचल में ये चीज जिस दिन खत्म हो जाएगा, सभी लोगों को मैं दिल से बोल रहा हूं, जो लोग यहाँ बैठे हैं वो शायद पीछे सोच रहे हैं, लोग हमेशा आगे देखता है, उसको पीछे का समझ में नहीं आता। मगर जब अपने को पीछे घूम के आदमी देखता है तो हमारे पीछे हजारों लोग हैं जो हमारे तक आने की आस सोच रहा है कि हम वहां तक कैसे पहुंच जाए। तो एक तो ये चीज पे जहां भी जिस क्षेत्र से है आप लोग कोशिश करिए, अगर इसी माध्यम से पॉलिटिक्स करेंगे, समाज में आएंगे, कुछ उद्धार करेंगे, तो जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो मजलूम से मजलूम लोग हैं, जिसको लगता है आपको कि इसको जरूरत है मदद की, तो जरूर करिएगा। ये मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूं। शर्माने की और घबराने की जरूरत नहीं होती है। लोग कई बार शर्मा के छोड़ जाते हैं, यार वो कमजोर है, हो सकता है दूसरा बोलेगा अरे एक बिहारी दूसरा बिहारी को, एक पूर्वांचल दूसरा पूर्वांचल का मदद कर रहा है, वहां पे कई लोग शर्मा के भी निकल जाते हैं। वो चीज को थोड़ा सा अपने में दृढ़ रखना पड़ेगा। लीडरशिप को एक ही बनता है भैया। मैंने थोड़ी देर बात बोला था कि कोई नरेंद्र मोदी रह जाता है और कोई लेवल ही रह जाता है। इसी में से कोई नरेंद्र मोदी बनेगा, इसी में से कोई भी लीडर बनेगा, और इसी में से कोई नीचे रहता है। तो उस पर भी विचार करने की जरूरत होती है। अपनी अपनी काबिलियत को रखना चाहिए, बात के माध्यम से जहां महसूस हो, जिस लेवल पे मुझे जरूरत महसूस हो रहा है कि मैं विनोद भैया से कोई मदद ले सकता हूं, तो लेना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। और शायद मिलता है तो कई लोग इससे भी रह जाता है। और मैं हो सकता है अब मैं अपनी वाणी को खत्म करूंगा, ज्यादा हो गया। और जितने भी भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सभी लोग हर संभव कोशिश ये करें, 100 का नोट में 1 रुपया के बराबर, 100 का नोट में 1 रुपया के बराबर पूर्वांचल भाइयों का मदद करें। धन्यवाद। चलिए, मैं अगले वक्ता के रूप में नरेला विधानसभा से और बहुत ही अच्छे सिपाही पूर्वांचल बिहार फ्रंट के, और पिछले काफी समय से लगभग 10 से 15 वर्षों तक यहाँ तक समय दे चुके हैं और समाज को संगठित करने वाले हमारे माइनॉरिटी सेल के नरेला विधानसभा के अध्यक्ष अमन खान साहब। विषय बिंदु आप लोग, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है कि पूर्वांचल वासियों की अस्मिता के सवाल, जब अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो अस्मिता कहां बचेगी। अस्तित्व और अस्मिता दोनों को ख्याल में रखते हुए माननीय अमन खान, और इनका स्वागत करेंगे हमारे वीरेंद्र बाबू, एक दूसरे को। और देखिए कितना सुख की घड़ी है
कि हम लोग 1000-1200 किलोमीटर दूर से भी आकर एक दूसरे से रूबरू होते हैं ये फ्रंट के माध्यम से। मैं इसके लिए सब लोग सभी पूर्वांचल भाइयों को पुनः मेरा जय भारत जय संविधान। और जहाँ तक हम पूर्वांचलियों की बात है, आज हम सभी गर्व से कह सकते हैं हम पूर्वांचली हैं और हमें बिहारी कहने में और कहलवाने में बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी भाइयों को पता है कि बिहारी और पूर्वांचली आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हैं। आज ईंट से लेकर हवाई जहाज तक बनाने में पूर्वांचली और बिहारियों का हाथ है। तो हमें बिहारी कहने और कहलवाने में गर्व महसूस होना चाहिए, ना कि हमें अंदर से कुछ ऐसा फील और महसूस होना चाहिए कि हमें बिहारी कहते हैं। कोई नहीं, हमें 100 बार बिहारी करो कोई दिक्कत नहीं, हम आज के डेट में किसी से कम नहीं हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे भाइयों ने और बड़े बुजुर्ग ने हम बिहार पूर्वांचल फ्रंट का जो तैयार किया गया है मिशन, तो उसमें हम सब मिलकर एकजुटता दिखाएं और हमारे भाई पूर्वांचल के जितने भी हैं एकत्रित होंगे और जो कह रहे हैं कि हमारी जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है तो इनको हम लोगों को एक बार दिखा देना है कि भाई हम लोगों की भी अब हक मिलना चाहिए और अब दूसरों का दरी नहीं बिछा के अब अपने पूर्वांचल भाइयों के साथ मिलकर अपना हक और अधिकार के लिए अपने लिए काम करेंगे और जितना हमारी संख्या है उस हिसाब से हमें हर ऐसा दिखा देना कि हर पॉलिटिकल पार्टी को हमें हक देने का, या हमारे जितने भी उस टाइम हैं लेने का जिम्मेदारी, तो हमारे सब पार्टियों को दिखा देना है कि हमें भी भाई हिस्सेदारी हम लोगों में भी अब दम है कि हम आगे बढ़ करके अपने भाइयों के लिए और अपने देश के लिए सब कुछ करने का मतलब हमें भी अधिकार है और हम भी आगे करने का इच्छा रखते हैं। तो मैं अपने सभी पूर्वांचल भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे हम लोग अपना कोई भी कार्यक्रम करें, अगर हमारे एक पूर्वांचल भाई के ऊपर किसी भी तरीका का अगर मुसीबत आता है तो अगर फोन आ जाए अगर किसी के द्वारा, तो हम उसके पास कम से कम 10 नहीं तो 5 लोग जरूर पहुंचे और उनका जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए। मैं यही सब आज करके अपना विराम दूंगा अपने सब। अब मैं आग्रह करता हूँ नरेला से प्रभारी है, इधर आइए, आप आए और आपका स्वागत एडवोकेट अंबिका आइए वकील साहब। अरे ऊपर आ रहा है, टाइटन आ रहा है। सभी भाइयों को प्रणाम, मेरा नाम अमन झा है और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि पूर्वांचल को कैसे भी कैसे करके चलाना है, इसको बरकरार रखना है, बस मेरा यही कहना है। बस इससे ज़्यादा पूर्वांचल के संस्थापक अब मैं आग्रह सुमन जी से करा आइए। प्रमोद जी आप स्वागत करेंगे। प्रमोद जी विकास मंत्री विकास अच्छा,
साथियों, जय भारत जय संविधान। आज पूर्वांचल बिहार फ्रंट की बुराड़ी में जो ये मीटिंग है, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने पहले से ये आपका साथ में झड़ौदा संगम बिहार, जहाँ की मेरे हिसाब से 75% पूर्वांचल और बिहार के लोग रहते हैं, और वहाँ इस तरह से एक मुसीबत सी आ गई है, अभी शायद स्टेप लिया गया है कि वो जगह खाली कराने के आदेश दिए गए हैं, शायद नोटिस भी चिपका दिए गए थे। और इस बात को आप समझ सकते हैं कि ये हम लोगों के साथ ही होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, जितने भी पूर्वांचली साथी हैं यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अपनी छत का इंतजाम करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए छत होनी चाहिए। और उस टाइम ये प्रशासन सारा उस टाइम सोया रहता है जब पावर अटर्नी कराई जाती है और बेचे जाते हैं। सबको पता है ये जमीन बिक रही है और सरकारी कागजों पे बेची जाती है। उसके बाद में ये आदेश पारित किए जाते हैं 10, 15 साल के बाद में। तो ये कहाँ जाएंगे ये लोग? ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ये एक मीटिंग नहीं, मैं तो चाहूंगा कि बुराड़ी के पूरे क्षेत्र में तमाम जगह लोगों को जागरूक किया जाए और इस बात को उठाया जाए और सरकार के समक्ष रखा जाए कि जो लोग जहां रह रहे हैं वो वहीं रहेंगे और उनको वहीं रहने दिया जाए और वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर इस तरह से कार्रवाई सरकार करती है तो एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि जब वोट मांगना होता है तो हमारे शायद यहाँ के सांसद महोदय मनोज तिवारी जी हैं, तब घर घर जाते हैं। लेकिन आज जब उन्हीं लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं तो कोई बता सकता है कितनी बार आए हैं पूछने के लिए? शायद एक बार भी नहीं आए। तो ये वो लोग हैं कि पहले से भी इन किसी पूंजीपतियों से कम नहीं है, और ये लोग आज सांसद बन गए तो आप लोगों को क्यों पूछेंगे? जरूरत है कि अपने बीच में से जितने पूर्वांचल के लोग बैठे हैं, ये कोई साधारण लोग आज नहीं बैठे हैं, ये अपने आप में एक एक योद्धा बैठा है। और जरूरत है उन तमाम लोगों को जगाने की। जब आप में से कोई सांसद होगा, विधायक होगा, निगम पार्षद होगा, तो उन सभी समस्याओं पे बात करेगा जो समस्याएं आप लोगों की होंगी, आपके बीच की होंगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस उत्तरांचल पूर्वांचल बिहार फ्रंट का प्रचार प्रसार मीडिया के द्वारा जो भी तंत्र है पूरे क्षेत्र में ही नहीं, पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में फैलाया जाए। स्लोगन लिखा है, मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहता हूं। ये देश हमारा आपका नहीं, किसी के बाप का। दिल्ली नहीं, ये पूरा भारत हमारा और आपका है, और पूरा अधिकार हम लोगों को है कि जहां पर रहते हैं वो जमीन हमारी है। कुछ समय पहले किसी नेता ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आज हम सरकारी जमीन पे रह रहे, पैसा देके रह रहे हैं, उसके बाद भी हमें उजाड़ने का काम किया जा रहा है। ये सभी उत्तरांचल और पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसकी लड़ाई हम सबको लड़नी होगी। इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोई भी नेता नहीं आएगा। नेता आपको अपने बीच में से ही पैदा करना होगा, आपको खुद नेता बनना होगा, तब ये लड़ाई हम जीत पाएंगे। क्योंकि आज ये लड़ाई शुरू हुई है और ये गठन 15 अगस्त 2023 को हुआ था। माननीय राजेंद्र सिंह यादव जी, रामपुकार यादव जी, बबलू कुशवाहा जी और मंगेश तिवारी जी, इनके जैसे तमाम साथी मिलकर के इस बीना को आज उठाया
15 अगस्त को उठाया गया था। और जब तक पूरी दिल्ली पे ये सरकार नहीं मान लेगी कि पूर्वांचलियों और बिहारियों का राज है, तब तक हम साथ बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि इस दिल्ली को संवारे सजाने में पूर्वांचल के लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। तमाम लोगों को पता भी नहीं है ये मेट्रो जो बन रही है, जहां सराटी हुई पूरी दिल्ली में घूमती है, सैकड़ों हमारे बिहार और पूर्वांचल के लोगों ने कुर्बानी दी है, वहां दब गए हैं, उसके नीचे पता भी नहीं लगा है। और आज बड़े बड़े भवन बनाते हैं, जिस दिन बन के तैयार हो जाते हैं उस दिन हमारे ही आदमियों को हमारा आदमी खड़ा होता है वर्दी में और बाहर घुसने के लिए अंदर घुसने नहीं देता है। इसलिए साथियों, मैं एक संगठन भी चलाता हूं, सर्वजन भवन निर्माण मजदूर संघ। जहां हमारी जरूरत पड़े वहां हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। यहाँ तमाम लोग जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर से जुड़े हुए, चाहे वो अपना फ्लोरिंग का काम हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो, उन सभी लोगों को पंजीकृत कराने का भी काम करें, क्योंकि तमाम सुविधाएं सरकार देती है, लेकिन उन्हीं लोगों को जो देती है जो बोर्ड में रजिस्टर्ड होते हैं। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, हमारे एक मीडिया के साथी आए हुए हैं और अपना भी एक अखबार भारत यूट्यूब चैनल है, उन सभी चैनलों को जो आपके लिए काम करते हैं, उन सभी चैनलों को अपने घर परिवार दोस्तों रिश्तेदारों में उनको सब्सक्राइब कराइए और शेयर कराइए, क्योंकि आपकी आवाज उठाने के लिए इस देश की बड़ी बड़ी मीडिया नहीं आएगी, आप लोगों को ही अपनी बात आगे तक पहुंचाना होगा। इसी संतोष के साथ मैं विराम देता हूं। जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं आग्रह करता हूँ विकास मंत्री जी से कि आप आए और 2 शब्द रखें। श्रवण जी से आग्रह करता हूँ कि देखिए, मैं एक निवेदन मैं कर रहा हूँ। हमारे बीच बहुत से ऐसे व्यक्ति आए नहीं, आप हमारे बीच कुछ छुपे रुस्तम आए हुए हैं जो स्पीकर भी, लेकिन आपके पीछे खड़े रहते हैं। उसमें से देखिए, एक फोटो वहां नजर आ रहे थे, वो कहाँ बैठे हुए देखिए, उनके कान लगे। एक फोटो इधर है, देखिए तो वो कहाँ बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए। ये सब छुपे रुस्तम है। किसी भी संगठन की मान सम्मान और अस्मिता की लड़ाई लड़ने में 3 चीजें आवश्यकता होती है, मनी भी चाहिए, माइंड भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। तीनों का समायोजन है। जैसे अभी हमारे विनोद महतो जी बहुत अच्छे शब्दों से कहे विकास महतो जी, तो विकास महतो जी बोलेंगे नहीं, लेकिन दिल खोलेंगे, यहाँ आए आपको सम्मान किया जाएगा। 2 शब्द बोलते हैं अति सुंदर, 2 शब्द बोलते हैं तो अति सुंदर। और सरवण जी, ये हमारे ऐसे छोटे भाई शख्सियत हैं। आज को मैं बता दूं, दिल्ली में अगर सबसे ज्यादा मॉल है तो हमारे विकास महतो जी को नहीं पता है, लेकिन ये आपका दिल की धड़कन है। स्पीक देंगे तो सब तो समझ ही जाएंगे, इसलिए 2 शब्द बोले। ये बंदे मालूम है भाई, कोई भी ऐसा मैं आज तक कभी लाइफ में कभी स्पीच दिया नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं, सही बताऊँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास महतो बिहार सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली सन 2003 2 फरवरी को आया था। और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मेरे पास में एक कंबल भी नहीं था इस ठंड के मौसम में 2003 में। और मेरे साथ रिश्तेदार भी थे, उनकी फैमिली भी थी। ऐसा मैं थोड़ा अपना भावुक हो जाता हूँ अपने बारे में बताने में, तो बताता हूँ। तो किसी ने मेरी मदद नहीं किया कि चलो इस बच्चे के पास फरवरी का मौसम हो रहा है, बहुत ठंड है, तो एक चादर तक दे दें। किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया।
क्यों नहीं हेल्प किया? क्योंकि क्या होता है कि जो अपने समाज में क्या है, जो कमजोर है ना उसको कोई नहीं पहचानता। ठीक है सर। तो 2003 में जब मैं दिल्ली आया तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मुझे 12 साल की उम्र में मुझे नौकरी करना पड़ा। मैं 500 रुपये महीने पे नौकरी किया। तो मुझे मदद की तो जरूरत थी, लेकिन एक संकल्प था, सोच था कि मैं कुछ करूँगा, मैं आगे जाके बड़ा हूँ। तो उस समय ये सोचा कि मैं जब भी बड़ा होऊंगा तो मैं एक रोजगार फैलाऊंगा लोगों में, क्योंकि ना जो भी बच्चे होते हैं या कमजोर लोग होते हैं ना, तो उनकी नौकरी में बहुत ज़्यादा उनका प्रताड़ना होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मारा जाता है, पीटा जाता है, जो मैंने झेला है अपने लाइफ में। मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि जिस तरह से मेरी कमी करी पढ़ाई लिखाई की दुनियादारी में, तो पढ़ाई लिखाई को लेकर मैं अपने समाज के साथ कई संगठन में भागीदारी की, अपना पैसा, अपना एनर्जी सब सुन लीजिए, कोई बात नहीं। मैंने अपना पैसा, अपना समय, अपना एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट किया जब मैं बड़ा हुआ, ताकि अपने समाज के लोगों को एक शिक्षा प्रदान किया जा सके फ्री से। लेकिन मैंने सब कुछ किया, लोगों को जोड़ा, पैसा भी लगाया, समय दिया, एनर्जी दिया, लेकिन लास्ट में होता क्या है, कोई भी संगठन राजनीतिक स्टैंड होता है, बाद में पता लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आदमी जुड़ता है तो उसमें से 10 में से एक ऐसा होता है जो राजनीतिक फायदा लेना चाहता है। तो मैं बहुत सारे संगठन में जुड़ा, अपना संस्था भी बनाया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, सब कुछ व्यर्थ हुआ। तो सर इसी तरह से मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि मैंने ये सोचा था कि हमारे साथ में कोई एक ऐसा माली मिले जो हमारे समाज को एक माला में पिरोकर आगे ले। लेकिन आज तक शायद मैं ढूंढता ही रहा, रास्ता भी मैं अभी भी खोज में हूँ कि शायद कोई हमारा संगठन ऐसा मिले जिसके साथ में काम करूँ। आज जैसा कि विकास मंत्री जी बहुत समीक्षा मिले, एक शुक्र रुस्तम है, इनकी वक्ति और भावना ऐसी रही है कि समाज के हित के लिए हर तरह साथ देते हैं। और मैं इनके बारे में क्या कहूँ, सिंपल चीज है कि रात को तोहफा नहीं दिया जाता, रात को तोहफा नहीं दिया जाता, दिल को जज्बात को तोहफा नहीं दिया जाता। हम तो तुम्हें चांद भी दे देते, मगर चांद को तोहफा। जल ही जीवन है, रविंद्र जी, जल ही जीवन है। प्रमोद जी उठे नहीं थे, इस छुपे एक नीचे की पादान से ऊपर शख्सियत है। बुराड़ी खड़े हो जाइए वहीं, और मान सम्मान के लिए मैं आज दिनेश मेहता जी से कहूंगा, प्रमोद जी को खड़ा उसी जगह खड़ा हो जाए, 2 शब्द बोलिए। माला विनोद, दिनेश मेहता आ जाइए। इसको 2 माला, एक माला नहीं आएगी, 2 माला पहले माला। सभी साथियों को नमस्कार। पूर्वांचल चला मार्गदर्शन दिए सभी लोग, मुझे भी अच्छा लगा सुन के, लेकिन ये बरकरार रहे तब अच्छा लगेगा। बाकी बीच में टूट जाएंगे वो अच्छा नहीं रहेगा। इनको बरकरार कीजिए, जो हमसे सहयोग होगा हम जरूर देंगे। देखिए, हम लोग को एक सागर में गागर, बहुत अच्छी शब्द के कि पेड़ आपने रोपा है तो मुझे फल मिले या ना मिले, आने वाले को फल भी मिले या ना मिले, लेकिन छाया जरूर मिले। इनकी यह आपसे विनती है, यह आपसे आरजू करके गए। ये जल ही जीवन है। पूरे बुराड़ी को 6 महीना के लिए जल पिला सकते हैं, इतनी इनकी प्लांट है, ये देखने में लगते हैं। हमारे बीच आए हुए हैं बसंत जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द
परिचय भी दें और 2 शब्द बोले भी। इस भावना को आप पिछले मीटिंग में भी थे। और मैं सुंदर सुमन जी से कहूंगा, बसंत जी जो किराड़ी विधानसभा के क्षेत्र से प्रतिनिधि मंडल आए हैं, हमारे सब शख्सियत खड़े हैं भाई। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। क्षमा प्रार्थी हूँ सभा में आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित बड़े भाई रविंदर जी, बड़े भाई राकेश कुशवाहा जी और सभा में हमारे साथी दिनेश जी, विनोद मेहता जी, डी.के. सिन्हा जी, आदरणीय डी.के. सिन्हा जी और तमाम हमारे युवा साथी बुजुर्ग, जिनका आशीर्वाद हम लोगों को सदा प्राप्त होता है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ इस मंच को साझा करनी है हमारी एक महिला शक्ति, हम उनको भी बारम्बार प्रणाम करते हैं। हमने पीछे नरेला वाली मीटिंग जो अटेंड करी थी, उसमें बड़ा जोश जुनून देखने को मिला। उसी जोश जुनून को देखते हुए आज इस कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों की जो संख्या है उससे दुगनी रही, उसका भी मैं हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने जो बात को कहा कि हम लोग जो समाज को जोड़ना है, जो एक पूर्वांचल बिहार फ्रंट जो बना है, उसमें मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा था, मैं इसमें कहूँगा कि हम लोग को जात पात से उठकर, क्षेत्रवाद से उठकर संघर्ष करना है निस्वार्थ भाव से, और ये निरंतर सुचारू रूप से चलता रहे। अगर इसमें कहीं स्वार्थ भावना आया, कोई द्वेष भावना आया, तो हम लोग अपने अंतिम क्षण तक, अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए ज़्यादा ना कहते हुए बहुत लोग व्यक्ता है और हम लोग उनका विचार सुनेंगे। एक ही बात कहेंगे कि जय पूर्वांचल तय पूर्वांचल। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साथियों, किसी दार्शनिक ने इस बात को पिरोया है कि अपमान की जिंदगी से सम्मान की मौत अच्छी होती है। जिल्लत की जिंदगी से, अपमान की जिंदगी से सम्मान की मौत अच्छी होती है। हमारे बिहार सासाराम के धरती से चलकर आए और इस दिल्ली में खून पसीना से सींचने वाले किराड़ी विधानसभा के होनहार विद्वान, कहावत है कि होनहार विद्वान के होत पात न ची, होनहार विद्वान के होत चिकने पात। रविंद्र कुशवाहा जी जो दिल्ली विधानसभा किराड़ी से चुनाव में लड़ चुके हैं और अच्छे हैसियत में भी थे, वोट के प्रस्ताव कर मैं अगले वक्ता के रूप में पूर्वांचल बिहार फ्रंट के पूर्वांचल वासियों की अस्मिता के सवाल पर चिंतन मनन ये लगातार इकाई बाई इकाई हम लोग करते चले आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग गए हुएगा नरेला में, वहाँ भी किए, फिर आपने मेट्रो बिहार में भी किए और तीसरा यहाँ भी रखाया। अगले वक्ता के रूप में हमारे रविंद्र कुशवाहा जी और इनका स्वागत वीरेंद्र जी करेंगे उससे।
और इतना धैर्य के साथ में आप लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम लोग पूरे देख सकते हैं। आपके धैर्य को सलाम। मुकेश जी, आप मुकेश जी आ जाइए। सबको नमस्कार सर। इधर इधर आइए, इधर खाली है, आओ मकनी अरे बना दिल्ली के धरती पर, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, कर्म स्थली है, जन्म स्थली तो शायद बहुत कम लोगों का हो। जितने लोग निकल करके यहाँ आए हैं वो सब संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आप त्याग भी कर रहे हैं। और हमारा जहाँ तक मानना है कि संघर्ष को छोटा कहा जाए या त्याग को बड़ा कहा जाए, लेकिन एक चीज है जो आप सबके दिल को छुएगा, या हो सकता है आप महसूस करते हैं कि तमाम संघर्ष के बावजूद भी इसी पूर्वांचल के साथियों को, जिसको अवसर मिलता है, शासन सत्ता में भागीदारी का अवसर मिलता है, व्यवस्था संचालन में अवसर मिलता है, उनको तो मुबारकबाद है। लेकिन जो जायज पात्र हैं, इसी पूर्वांचल के रहने वाले हैं, उनको कितना पूरी तरह से ठग करके दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी भागीदारी को निरस्त कर दिया जाता है। तो वो भी संघर्ष कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, लेकिन असली मोर्चे पर वो विफल कर दिए जाते हैं। वो विफल होते नहीं हैं, वो विफल कर दिए जाते हैं। ये जो तकलीफ है, हमें लगता है कि आप लोगों में जो धैर्य है, ये धैर्य इसलिए है कि इसका उचित रास्ता क्या हो सकता है। शायद आप इस बात को लेकर के ज्यादा गंभीर बने होते कि भाई इसका क्या रास्ता निकाला जाए, आखिर कौन सा दोष हम लोगों में। क्योंकि मेरा परिचय इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के रूप में किया है, हमने उस दर्द को महसूस किया है। हम ये नहीं कहते कि हमें विधायक हो ही जाना चाहिए था, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए सभी साथियों के दिल दिमाग में इस अवसर को हासिल करने की तमन्ना तो है। हो सकता है हमें ये अवसर मिल गया, आपको थोड़े देर से मिलने वाला होगा। हमारी दुआएं हैं कि भाई आपको ये मिले। क्यों मिले? क्यों हमारी दुआएं हैं? क्योंकि आप संघर्ष भी कर रहे हैं, आप त्याग भी कर रहे हैं, और इस अवसर के योग्य पात्र भी हैं। आप सम्मानित वोटर हैं, तो सम्मानित नागरिक भी हैं। वोट से आप यहाँ की सरकार बनाते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, तो वोटर के तौर पर जब आप ये राजनीतिक भी व्यवस्था करते हैं, इंतजाम करते हैं, कारोबार करते हैं, तो नागरिक होने के नाते आपको यहाँ के सुविधाओं को, नागरिक अधिकार को लेने का जायज हक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शायद आप कोई रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन साथियों, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपके साथी बहुत सारे लोग बोलने वाले होंगे, लेकिन चूंकि अब हम इस मीटिंग में हैं, इसलिए अपना कुछ बात जरूर कहेंगे। साथियों, हम लोगों में से सब आदमी जानता है, यही धरती है जिसके नीचे ज्वालामुखी पड़ता है। ये अवसर पैदा कहाँ से हो जाता है? ये ज्वालामुखी इसी धरती के अंदर है। हमें और आप में शायद देखने और महसूस करने की बेशक क्षमता ना हो, लेकिन इसी धरती के नीचे ज्वालामुखी पलता है साथियों। आप इतने बड़े जंगल देखते हैं, दुनिया के इस विशाल भूभाग पर अभी भी 30% फॉरेस्ट अभी भी जिंदा है। हम कहते हैं कि उसमें आग पलता है साथियों। जंगल में कोई आग लगाता नहीं है, जंगल में आग लगता है। ये आग जंगल में पलता है। मेरा कहना ये है कि
आज जिस अवसर की तलाश है, ये संघर्ष, ये आंदोलन तो होकर रहेगा, क्योंकि वो आंदोलन इसी परिवार में तो पलता है जिसको ये अवसर नहीं मिला। ये तो हो करके रहेगा। जगदेव बाबू कहे थे कि भाई वर्ग संघर्ष तो, जातीय संघर्ष तो होकर रहेगा। अब बुरा न मानना, हम जाति के समर्थक नहीं है। ये 1950 यानी 50 साल पहले की ये बात थी। उनका कहना ठीक था या नहीं था, उसमें नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन राम स्वरूप वर्मा जी ने, उनकी एक साहित्य है, ये तो हो कर रहेगा, आप लोग पढ़ करके देखिए। कार्ल मार्क्स ने कहा था वर्ग संघर्ष तो होकर रहेगा, उसके जीवन में नहीं हुआ। लेकिन सोवियत संघ जैसा विशाल, दुनिया के विशाल संघों में से एक बना कि नहीं बना, उसको देखने के लिए कार्ल मार्क्स नहीं थे, लेकिन लेनिन तो थे। हम लोग तो बहुत बाद में देखा, दुनिया देखा, समाजवाद आगे बढ़ा। हमें लग रहा है साथियों, ये समाजवाद जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोगों के लिए अवसर का दरवाजा खुलने वाला नहीं। और ये अवसर कौन लाएगा, समाजवाद कौन लाएगा? जो इस अवसर के तलाश में हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। लोगों को कहा जाता है, इल्जाम लगाया जाता है कि हम लोग पिछड़ गए हैं, कमजोर तबके हैं। साथियों, आप जान जाइए, जिसको राजनीति में अवसर नहीं मिला है वो सब कमजोर है। हमें साबित करेंगे। जिसको व्यवस्था के संचालन में आज तक कभी किसी ने भाई आपको भागीदार नहीं बनाया, वो कमजोर है, शोषित है, वो पिछड़ा है, चाहे उसकी जाति कोई भी क्यों ना हो। तो इसीलिए साथियों, हम लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है कि हम लोग जाति से, जन्म से पिछड़ गए हैं। जाति से, जन्म से, भाषा से, क्षेत्र से हम लोग पिछड़ गए हैं, हम लोग कमजोर तबके से हैं। लेकिन साथियों, हमारा ये मानना है कि ये जाति जन्म का लेवल नहीं है, ये जाति जन्म का, क्षेत्र का, भाषा का लेवल।